नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज में। राजधानी लाइव स्पेशल बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा के स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। विज ने रक्षा मंत्री से उड़ान 3 के तहत अंबाला छावनी में नागरिक उड्डयन एयरपोर्ट के मुद्दे पर विचार विमर्श किया। विज ने राजनाथ सिंह से कहा कि अंबाला में एयरफोर्स स्टेशन की पट्टी पर ही सिविल एविएशन के जहाज उड़ाने की अनुमति मिली थी। एयरफोर्स स्टेशन के साथ नागरिक उड्डयन एयरपोर्ट बनाने के लिए डिफेंस की जमीन की आवश्यकता होगी। इस मामले में उन्होंने रक्षा मंत्री से केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों की टीम बनाकर मौके का मुआयना कराने की अपील की ताकि इसका हल निकाला जा सके। उन्होंने कहा कि अंबाला को एयरलाइन अलॉट हो चुकी है। अंबाला से लखनऊ और श्रीनगर तक की फ्लाइट भी मंजूर है। अनिल विज ने जेपी नड्डा से कई मुद्दों पर बात की और नई दिल्ली में मुलाकात कर विस्तार से चर्चा की। सूत्रों के अनुसार किसान आंदोलन से प्रदेश में बने सियासी हालात पर भी विज ने अपनी बात रखी। राजनाथ सिंह जी से अंबाला छावनी में उड़ान 3 के तहत नागरिक उड्डयन के लिए मंजूरी मिली थी, एयरपोर्ट बनाने के लिए, और रक्षा मंत्रालय ने सैद्धांतिक तौर पर ये मंजूरी दी थी कि इसकी जो एयरफोर्स स्टेशन की स्ट्रिप है उसी को इस्तेमाल करेंगे। अब अगर एयरफोर्स स्टेशन की स्ट्रिप को इस्तेमाल करना है तो सिविल एविएशन के लिए जो एयरपोर्ट बनाना है वो एयरफोर्स स्टेशन के साथ लगती ज़मीन पर ही बनाया जा सकता है। अंबाला छावनी का जो एयरफोर्स स्टेशन है वो डिफेंस की लैंड में है, इसलिए उसको बनाने के लिए डिफेंस की ज़मीन चाहिए और एयरफोर्स तक की कनेक्टिविटी के लिए एयरफोर्स से रास्ता चाहिए। उसके लिए स्थानीय स्तर पर कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन उसका समाधान नहीं हो चुका। आज मैं राजनाथ सिंह जी से इसलिए मिला था कि उच्च अधिकारियों की एक टीम बनाकर, जिसमें आर्मी के भी लोग हों, एयरफोर्स के भी लोग हों, और वहाँ पर सिविल एविएशन और हरियाणा सरकार के अधिकारियों के साथ बैठकर मौके पर जाकर भूमि का चयन किया जाए और इस मामले को हल किया जाए, ताकि अंबाला से उड़ानें शुरू हो चुके हैं। अंबाला को एयरलाइन अलॉट हो चुकी हुई है और अंबाला से लखनऊ और अंबाला से श्रीनगर तक की फ्लाइटें। और खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए अभिषेक हमारे साथ जुड़ गया। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, अनिल विज ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की, क्या कुछ और किन मुद्दों पर बातचीत हुई? अनिल विज अभी कुछ दिन पहले कोरोना संक्रमित हो गए थे और उनकी जो हालत है काफी जो है खराब हो गई थी। उसके बाद मेदांता में उनका इलाज हुआ और हालांकि अभी भी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है अनिल विज, जो गृह मंत्री हैं हरियाणा के। ऑक्सीजन का जो है सिलेंडर का वो अभी भी उपयोग करते हैं। हालांकि दिन में जो है ऑक्सीजन सिलेंडर हटा दिया जाता है और रात को जो है ऑक्सीजन जो है वो सिलेंडर लगा के ही जो है यूज किया जाता है। तो लेकिन उसके बाद जब से वो स्वस्थ हुए हैं, चल फिरने लगे हैं, उसके बाद से वो पूरे एक्टिव दिख रहे हैं। और इसी कड़ी में अब उनका दिल्ली दौरा था और इसमें उन्होंने जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उनके साथ जो है कल दिल्ली में मुलाकात की और उसमें उन्होंने तमाम जो राजनीतिक मुद्दे हैं हरियाणा के किसान, और वहीं जो जानकारी मिली है किसान आंदोलन से जुड़े जो मुद्दे हैं, हरियाणा में जो स्थिति है उसको लेकर भी दोनों नेताओं के साथ उनकी चर्चा। और वहीं जो रक्षा मंत्री से अंबाला में जो एयरपोर्ट है जो उसकी भी उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा हुई कि वहां पर जो उड़ान जो है उनके बारे में भी जो है अनिल विज की जो राजनाथ सिंह से इस बारे में चर्चा हुई। और वहीं जो अब गृह मंत्री है उन्होंने हरियाणा के जो डीजीपी है उनके नाम के पैनल के लिए भी जो है होम जो विभाग एसीएस जो है राजीव अरोड़ा, उनको भी पत्र लिखकर ये साफ कह दिया है कि 7 नामों का पैनल बना के यूपीएससी को भेजे और जल्द से जल्द जो है नाम फाइनल करें। जो यूपीएससी से जो 3 नाम जो सिलेक्ट हो गए उनमें से जल्द ही जो डीजीपी की नई नियुक्ति जो है नए नाम पे मोहर लगाएं। जी अभिषेक, इस दौरान अनिल विज
भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए दिखाई दिए। क्या कुछ कहा, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, उन्होंने नेता विपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो अविश्वास प्रस्ताव की जो लंबे समय से हुड्डा जो मांग कर रहे हैं और जो लाने की बात कर रहे हैं, उन पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पहले वो अपना विश्वास जताएं, पार्टी में अपना विश्वास जताएं, उसके बाद जो है विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव की बात करें, क्योंकि उनकी स्थिति अभी कांग्रेस में सही नहीं है और जिस तरह की हालात जो कांग्रेस में चल रहे हैं उस पर उन्होंने जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को घेरने की कोशिश की। किसान आंदोलन के दौरान प्रदेश में बात करें फिलहाल की स्थिति की, उसके ऊपर भी अनिल विज बातचीत करते हुए दिखाई दिए। तो क्या कुछ बातचीत की, क्या कुछ स्थिति रखी, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल रही है? जी देखिए, पूरी जानकारी तो इस बारे में नहीं मिल पाई, लेकिन हालांकि ये जरूर जो जानकारी मिली है कि ये किसान आंदोलन जिस तरह से हरियाणा में चल रहा है और जिस तरह की भूमिका हरियाणा सरकार की रही है, या किस तरह उसको कंट्रोल किया जाए, या किस तरह के जो हालात इस समय मौजूदा समय में प्रदेश में बने हुए किसान आंदोलन को लेकर, उस पर जरूर दोनों नेताओं से, जो केंद्रीय नेता है उनके साथ उनकी बातचीत हुई है। और वहीं जो राजनीतिक जो हालात है मौजूदा, उस पर भी जो है जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह से गृह मंत्री अनिल विज की जो है बातचीत हुई है। जी चलिए, शुक्रिया अभिषेक, ज्यादा जानकारी देने के लिए। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। स्पेशल स्टाफ और बुराड़ी थाना पुलिस ने बदमाशों के एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार घायल शिकायतकर्ता राजकुमार 15 फरवरी को अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर चंदन विहार बुराड़ी आ रहे थे। जब वो राधा कृष्ण मंदिर के पास पहुंचे तो 2 लोग लाल रंग की मोटरसाइकिल पर उनका पीछा करते हुए आए और उनके घर पर ही उन्हें मारा। साथ ही उन पर हाथ पर चाकू से वार किया, जिसके बाद मोटरसाइकिल से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी पहचान नसीम, अमित नावेद और इमरान के रूप में हुई है, जिनके पास से पुलिस ने 2 वाहन, 2 मोबाइल फोन, सर्जिकल ब्लेड, 1 लैपटॉप, 45 बैंक चेक, 34 आधार कार्ड, 65 पैन कार्ड, 68 वोटर आईडी, 11 ड्राइविंग लाइसेंस, 18 एटीएम कार्ड, 4 रबड़ स्टैंप आदि बरामद किए। फिलहाल पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए राजीव हमारे साथ लाइव जुड़ गए। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले पूरा मामला विस्तार से बताइए। देखिए, जिस तरीके से एक व्यक्ति अपनी बेटी को छोड़कर चंदन विहार से अपने स्कूल से उसको अपने घर जा रहा था, उसी वक्त एक बाइक सवार जो थे 2 व्यक्ति वो उसके घर तक आए और उसके आने के बाद में उसको घर के अंदर घुसने के बाद में लगभग उनके हाथ चाकू से वार किया गया, यहाँ तक कि काफी चोटें भी आई। मगर जिस तरीके से वो लूटपाट की गई और उसके बाद में वो डरा धमका कर उन्हें चले गए। मगर जिससे एक चीज साफ जाहिर होती है कि जिस तरीके से बदमाशों के हौसले बुलंद है, उससे उसके अंदर पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नहीं है। मगर जिस तरीके की सारी घटना घटी है, उसके बाद में जब शिकायत की गई तो और कह सकते हैं बुराड़ी थाने इलाके के अंदर और यहाँ तक कि स्पेशल स्टाफ के अंदर भी इसकी शिकायत की गई। उसके बाद में जब टीम गठित की गई तो जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 व्यक्तियों को ट्रैक किया गया, जो बाइक सवार जो तो उनके घर तक आए थे और यहाँ तक कि जो उनके ऊपर हमला किया गया था। मगर जब इनके द्वारा जो और ट्रैकिंग की गई तो 4 व्यक्ति दिल्ली पुलिस की पकड़ में आए और इनके पास से भारी मात्रा के अंदर काफी चीजें मिली, डॉक्यूमेंट्स मिले, आईडी प्रूफ मिले, यहाँ तक कि एटीएम कार्ड भी थे, यहाँ तक कि कह सकते हैं सर्जिकल ब्लेड भी थे और इनके पास 2 बाइकें भी मिली और मोबाइल फोन भी मिले हैं। तो कहीं ना कहीं इससे साफ जाहिर है, कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर जो बदमाशों के हौसले कितने बुलंद है, उनके अंदर पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नहीं है। और लगातार पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई करती नजर आ रही है, उससे भी साफ जाहिर होता है पुलिस की कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर है। जिस तरीके की इतनी बड़ी बार बार घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि लगातार दिल्ली के अंदर ऐसी कोई शायद इलाका होगा जिसके अंदर कोई घटना ना होती हो। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं क्राइम बढ़ रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़ा होता है। जी बिल्कुल, जिन बदमाशों को गिरफ्तार किया उनके बारे में क्या कुछ जानकारी पुलिस की ओर से दी गई है? पहले कितनी वारदातों में संलिप्त थे ये बदमाश? देखिए, एक व्यक्ति की बात करें तो कहीं ना कहीं वो पहले मर्डर केस के अंदर कई तिहाड़ जेल जा चुका है, जहां पर और व्यक्तियों से मुलाकात हुई। यहाँ पर एक इन्होंने पूरा गैंग बनाया जेल के अंदर ही, और गैंग बनाने के बाद
जब बाहर निकले तो उसके बाद में इस तरीके की पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए इन्होंने ग्रुप बना लिया। ग्रुप बनाने के बाद में हर तरीके से सारे सबूत इकट्ठा किया, यहाँ तक कि रबड़ स्टैंप भी इनके पास है, सर्जिकल ब्लेड भी इनके पास है, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर कोई इनसे उलझने की कोशिश करता है तो उनको ये ब्लेड वगैरह से या फिर कहे चाकू से हमला कर उनको घायल कर देते हैं या फिर मार भी देते हैं कई बार। तो मगर जिस तरीके से मर्डर केस के अंदर भी कई बार इस तरीके की जेल जा चुके हैं ये लोग, और जिस तरीके से पूरी घटना घटी है तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर है कि घर के अंदर घुसकर, यानी कि वो कई दिनों से पहले ट्रैक कर रहे होंगे, उसके बाद में उसके घर में घुसकर उसकी कह सकते हैं इस तरीके की घटना की गई है। मगर इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल दिल्ली के अंदर नहीं है, और जिसकी वजह से लापरवाही नजर आ रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से। और जिस तरीके से वारदात का अंजाम दिया जा रहा है, बदमाश बेखौफ होकर किसी के भी घर में घुस जाते हैं और किसी के ऊपर भी हमला कर देते हैं, यहाँ तक लूटपाट कर लेते हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस का होमगार्ड हो या फिर कहे रिंकू मर्डर केस हो या फिर कहे इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। तो साफ जाहिर होता है दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। जी बिल्कुल राजीव, बदमाशों के पास से काफी सामान बरामद हुआ है जिसमें काफी संख्या में आधार कार्ड हैं, पैन कार्ड हैं, तो वो किन लोगों के हैं, कब से ये वारदातें चल रही थी? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से बात करें दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है, और यहाँ तक कि जितने भी इनके पास से वोटर कार्ड मिले हैं या फिर पैन कार्ड मिले हैं या आधार कार्ड मिले हैं, यहाँ तक कि और भी जो सामान मिले हैं, मोबाइल फोन है, वो सभी की अभी जांच की जाएगी। किन किन के कंप्लेंट की गई है, कहाँ से ये इन्होंने चुराए थे या फिर ये नकली बनाए हुए हैं आधार कार्ड, या फिर कहें और तरीके से जो पैन कार्ड है वो कहाँ से आए इनके पास, ये सारी अभी जांच का विषय है। मगर इन चारों व्यक्तियों को दिल्ली पुलिस ने बिल्कुल मीडिया के सामने पेश किया, और यहाँ तक कि ये भी कहा कि बुराड़ी थाने के अंदर द्वारा ही इनको पकड़ा गया है। मगर देखना होगा क्या इस तरीके की जो कार्रवाई की जा रही है उससे कितना फर्क पड़ने वाला है क्राइम कैपिटल पर। जिस तरीके से लगातार क्राइम बढ़ रहा है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है, मगर दिल्ली पुलिस को थोड़ा सा और सतर्क होना पड़ेगा ताकि बदमाशों के दिलों में दिल्ली पुलिस का खौफ बन सके। जी किस इलाके से इन बदमाशों को गिरफ्तार किया गया और किन किन इलाकों में इस तरीके की वारदातों को ये अंजाम दे चुके हैं, क्या इस बारे में पुलिस ने कुछ बताया? देखिए बिल्कुल दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी सिर्फ इतनी ही जानकारी दी गई है कि इनको बुराड़ी इलाके के चंदन विहार के यहाँ से गिरफ्तार किया गया है, और 2 व्यक्तियों को किसी और इलाके से गिरफ्तार किया गया है। मगर अभी ये पूरा स्पष्ट नहीं हो पाया कि चारों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया गया है या इस गैंग के और भी व्यक्ति हैं, क्योंकि पुलिस की तरफ से सिर्फ इतना ही कहा गया कि अभी इस गैंग के और व्यक्तियों को गिरफ्तारी करने की बाकी है। मगर लगातार जिस तरीके से दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं बदमाशों के जो हौसले बुलंद है उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए दिल्ली पुलिस कोशिश करती नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से क्राइम बढ़ता जा रहा है दिल्ली के अंदर, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की जो छवि है वो बिगड़ चुकी है, और बदमाशों के दिलों में बिल्कुल भी दिल्ली पुलिस का खौफ नहीं है। मगर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वो बिल्कुल कारगर काम करती नजर आ रही है, और यहाँ तक कि जो ग्राउंड लेवल की बात करें यानी कि लोकल पुलिस है वो कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर करी है, और जिसकी वजह से क्राइम कैपिटल बढ़ता जा रहा है। जी चलिए शुक्रिया राजीव, ज्यादा जानकारी देने के लिए। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई अन्य इलाकों में स्कीमर के जरिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड की क्लोनिंग करके ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ यहां पर पुलिस ने किया है। भंडाफोड़ करने वाली मुंबई क्राइम ब्रांच को केस में बड़ी कामयाबी मिली है। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने एक सिंडिकेट के मास्टरमाइंड मोहम्मद फैज को गिरफ्तार कर लिया है। फैज के साथ सिंडिकेट से जुड़े 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन क्राइम ब्रांच की जांच में बेहद ही चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक ठगी के इस सिंडिकेट से जुड़े सभी आरोपी लोगों को ठगने के लिए कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करते थे। इस ठगी में इस्तेमाल किए जाने वाले स्कीमर यानी जिनके जरिए ग्राहक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड का डाटा कॉपी होता था, उसे आरोपियों ने चूहा कोडवर्ड दे रखा था, जबकि मैग्नेटिक कार्ड रीडर जिसमें मैग्नेटिक कार्ड को बनाने में इस्तेमाल किया जाता था, उसे बड़ा चूहा कोडवर्ड का नाम दिया गया था। इतना ही नहीं, जिन जगहों से इस ठगी को अंजाम दिया जाता था उसमें 3 स्पॉट की भी क्राइम ब्रांच ने पहचान कर ली है, जिसमें 2 मुंबई के और 1 पुणे का है। चूहा और बड़ा चूहा के जरिए इस गिरोह ने अब तक करीब 1000 लोगों से ज्यादा को ठगा है, और उनके पास से करीब 149 क्रेडिट कार्ड, 22 डेबिट कार्ड बरामद किए जा चुके हैं। अहम जानकारी ये भी सामने आई है कि इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड फैज सिर्फ 10वीं तक पढ़ा है और 2019 से इस सिंडिकेट के जरिए ठगी को अंजाम दे रहा था। पीआई नंद कुमार गोपाले और उनकी टीम इन्होंने वहाँ पे विजिट किया। विजिट में पता चला कि जो संशयित था मैनेजर
जो वहाँ पे काम कर रहा था उसको कुछ दिन पहले उसके मालिक ने नौकरी से निकाल दिया है, लेकिन अभी भी इसी तरह के वारदात में या अपराध में लिप्त इस तरह की इन्फॉर्मेशन थी, जिसके तहत एक रेड का आयोजन किया गया था। 3 लोगों को उसमें अरेस्ट किया गया था, जिसमें जो मैनेजर था उसका नाम था यशवंत राजेश गुप्ता, साथ में उसके और 2 साथीदार थे जिनका नाम था अजरुद्दीन अंसारी और इश्तियाक अहमद खान, तीनों भी मुंबई के रहने वाले थे। इन तीनों को जब हमने अरेस्ट किया तो अरेस्ट करने के बाद में उनसे एक स्कीमर, 9 मैग्नेटिक स्ट्रिप के कार्ड्स, साथ में 7 डेबिट कार्ड, मोबाइल्स और कैश रिकवर किए गए थे। उनके इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इनका मास्टरमाइंड जो है, जो मुंबई का ही रहने वाला है, जिसका नाम मोहम्मद फैज़ कमर हुसैन चौधरी है, और यह पूरा इसका मास्टरमाइंड होके इसको गिरोह को चलाता है। इसके बाद इन्फॉर्मेशन पे उसको भी हिरासत में लिया, उसको भी अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद आगे के इन्वेस्टिगेशन में टोटल हमने उसके बाद पूना से और मुंबई से ऐसे मिला के करीबन। और ज्यादा जानकारी देने के लिए लाइव हमारे साथ सत्यप्रकाश जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे कि ठग किस प्रकार से ठगी करते थे, सबसे पहले वो बताइए। देखिए करिश्मा, जिस तरह से मुंबई क्राइम ब्रांच को एक जानकारी मिली थी कि HDFC बैंक अकाउंट से लगातार पैसे निकाले जा रहे हैं, जबकि न उनका पिन नंबर दिया गया है न अकाउंट डिटेल दिया गया है। इस आधार पर HDFC के पूर्व मैनेजर ने एक शिकायत दर्ज कराई थी कि इस तरह का मामला सामने आया है। ऐसे इसकी जानकारी मुंबई क्राइम ब्रांच 9 जांच कर रही थी। इस जांच के दौरान मुंबई क्राइम ब्रांच को सुराग लगा मुंबई के एक शख्स जो है इस तरह से पैसे निकालने का काम करता था। उसके आधार पर लगातार मुंबई क्राइम ब्रांच जांच में जुटी और जांच के बाद एक जब परत खुलती गई तो उसमें एक अहम खुलासा हो गया। करिश्मा बोल रहा है। मुंबई के होटल जैसे तमाम जो जगह है वहां पर जाकर इस तरह की जानकारियां मिल रही थी कि कैसे लोग जो है ATM क्लोनिंग के द्वारा, स्कीमर मशीन के द्वारा पहले डेटा चुराते हैं, उसके बाद उस डेटा को लैपटॉप में इकट्ठा करते हैं। लैपटॉप में इकट्ठा करने के आधार पर फिर जो है एक क्लोनिंग ATM बनाया जाता है। उसके बाद जो है पैसे विड्रॉल का जो काम सिलसिला शुरू होता है। यह सिलसिला न सिर्फ मुंबई में बल्कि मुंबई के बाहर सतारा, पुणे सहित बाहर जाके पैसे विड्रॉल करना, उसके बाद फिर वापस मुंबई आकर अपने जो पार्टनर्स हैं, उनके जो साथीदार थे, एजेंट थे, उनमें जो है परसेंटेज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था। गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है पुलिस की ओर से, तो और क्या कुछ जानकारी दी गई है? कितनी वारदातों को अंजाम दे चुका था ये ठग गिरोह? कौन कौन इसमें देखिए संलिप्त हो हिमांशी, सकता जिस है? तरह से मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 9 ने खुलासा किया, उसमें एक अहम जानकारी ये मिली है कि जो साथी अपराधी मोहम्मद फैज था, उसने ही ये पूरे गैंग को चलाने का जो है रखा था। और इस दौरान जो है वो लगातार लोगों से संपर्क करता था कि किस तरह से टारगेट किया जाए। बड़े स्टॉलों पर या बड़े होटलों में जाकर इस तरह की जानकारी देती थी कि हमारे पास इस तरह का प्लान है। स्कीमर मशीन है, सिर्फ आपको पॉकेट में रखना है। कोई ग्राहक इस तरह से आता है जिसको आप उसके कार्ड को स्वाइप कर सकते हो, उसमें डेटा कवर हो जाएगा। उस डेटा को लेकर अगर आप मेरे पास आते हो तो जाहिर तौर पर आपको उस डेटा के आधार पर 500 रुपया दिया जाएगा पर डेटा का। ऐसे में मुंबई के 3 दुकानों में दिया गया था, जिसमें मुंबई मलार का एक बड़ा शॉप है, वही अंधेरी का एक बड़ा होटल है, वही पुणे का एक बड़ा जो है आइसक्रीम सेंटर है। वहां पे इस तरह से चीजें दी गई थी जो लगातार लोगों के कार्ड को क्लोनिंग कर ATM से पैसे विड्रॉल करने का काम करते थे। जी, 2 मुंबई में और 1 पुणे में स्पॉट जो है वहां पर पुलिस की ओर से चयनित किए गए हैं, और ऐसे स्पॉट मिल सकते हैं। कब से इस ठगी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, क्या इस बात का खुलासा हुआ है? देखिए, क्राइम DCP अकबर पठान ने ये कहा कि 27 वर्षीय मोहम्मद फैज करीब 2018 से ही इस पूरे मामले में सक्रिय था। पहले वो दूसरे गैंग के लिए काम करता था, लेकिन जैसे जैसे स्कीमर मशीन और क्लोनिंग डेटा और ATM कार्ड की जानकारी उसको मिली, उसने खुद से अपना गैंग सक्रिय किया। ऐसे में उसके साथ इस तरह से 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। माना जा रहा है कि 2 से 4 लोग और भी हैं जो पूरे मामले में संलिप्त है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से मोहम्मद फैज ATM क्लोनिंग के द्वारा तमाम लोगों को बेवकूफ बनाने या चीटिंग करने का काम करता था, वो न सिर्फ मुंबई में बल्कि मुंबई के बाहर भी इस तरह से तमाम रैकेट जो चलाए जा रहे हैं, जिस पर शिकंजा कसने के लिए क्राइम ब्रांच बिल्कुल तैयार है।
चलिए, शुक्रिया सत्यप्रकाश, ज्यादा जानकारी देने के लिए। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बस्तर संभाग के जगदलपुर में अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाले बस्तर परिवहन संघ पर 2017 में तत्कालीन बीजेपी के जगदलपुर से विधायक संतोष बाफना और इस परिवहन संघ के कुछ पदाधिकारियों के व्यापारिक और राजनीतिक विवादों के कारण और राजनीतिक दबाव के चलते कलेक्टर बस्तर ने ताला लगा दिया था, जिसके कारण लगभग बस्तर संभाग के हजारों परिवार जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े थे, उनके समक्ष गंभीर आर्थिक संकट आ गया था। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद प्रदेश के मुखिया सीएम भूपेश बघेल ने मामले में संज्ञान लेते हुए संघ को फिर से शुरू करवाया है और बस्तर के परिवहन व्यवसायियों को उनका रोजगार वापस लौटाया है। बस्तर परिवहन संघ 1-1.5 साल बंद था, उसके बाद अभी जब खुला है, कांग्रेस सरकार ने खुलवाया है। जैसे ही बस्तर परिवहन संघ खुला तो उसके बाद कोरोना काल आ गया, तो स्थितियां बहुत खराब हुई। कोरोना काल में भी हमारे पास काम नहीं था। ऐसे समय में यहाँ एक फैक्ट्री है बिल्लोरी, वहाँ से माननीय सीएम साहब ने आदेश करवा के हमको काम दिलवाया। आज हमारे काम जगदलपुर रेलवे साइडिंग बंद है, आरापुर रेलवे साइडिंग में काम चल रहा है। जगदलपुर भी निकट भविष्य में 10-15 दिन में खुल जाएगी और यहाँ भी काम बढ़ेगा, हमारे सदस्यों को काम मिलेगा। हमारा हर जगह यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम लेके आए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सदस्यों को काम मिले, हमारे गाड़ी के पहिए चलते रहें। बैरक जिला बचेली बीटीओ ट्रक यूनियन है, रायपुर वाले हैं, सबसे सामंजस्य करके हम लोग काम कर रहे हैं। आज डीजल के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी हम लोग रायपुर वाले इस पंजारनों से हमेशा चर्चा करके रेट बढ़वाते हैं और काम कर रहे हैं। हमारा यही प्रयास है कि जो भी काम हो सबको एक बराबर काम मिले। एसडी राज ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए। एसडी राज, आपसे जानना चाहेंगे, पूरा मामला विस्तार से बताइए। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, बस्तर संभाग में जो बस्तर परिवहन संघ बीपीएस के नाम पे जो बस्तर परिवहन संघ चलता है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा परिवहन संघ के नाम पे जाना जाता है। और जैसे कि यहाँ पे आपको बता दूं कि लगभग 3000 से ज्यादा ट्रकें यहाँ पे रजिस्टर्ड है और उसके बाद 3000 से ज्यादा यहाँ पे चालक हैं और उनके हेल्पर है, जिनका रोजी रोटी यहाँ से चलता है। और इनका सबसे मुख्य परिवहन है यहाँ पे जो लोहा अयस्क जो यहाँ से जाती है, यहाँ से जो हैदराबाद जाती है, विशाखापट्टनम जाती है और रायपुर जाती है, इसका सबसे बड़ा योगदान रहता है लोहा अयस्क। और उसके बाद यहाँ पे तेंदुपत्ता, और जैसे कि यहाँ पे बता दूं आपको तेंदुपत्ता, और उसके बाद जो अंदरूनी क्षेत्रों में चावल, पीडीएस का चावल, ये राशन के सामान, ये सब पहुंचाने में। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, इतना बड़ा एसोसिएशन जो बीपीएस बस्तर परिवहन संघ के नाम पे, जो एशिया का सबसे बड़ा परिवहन संघ के नाम पे जाना जाता है, जो कि नक्सल क्षेत्र में भी है, और नक्सल क्षेत्र में होने के बावजूद भी इतना बड़ा, और बीच में कुछ राजनीतिक घटनाओं को लेकर बीच में कुछ घटनाओं के कारण यहाँ पे बंद हो गया था बस्तर परिवहन संघ। तो यहाँ पे 3000 परिवार और 3000 उनके चालक और उनके हेल्पर, इन लोगों के ऊपर बहुत पहाड़ सा टूट पड़ा था और उसके बाद बहुत परेशानियों में झेलना पड़ा। उसके बाद कई दिनों बाद फिर जब कांग्रेस का सरकार आया, भूपेश सरकार आया, फिर उन्होंने इसको चालू कराया, तो सभी के चेहरे खिल उठे। अब चुनाव का माहौल है, अब इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव नए लोग बन रहे हैं, तो इसमें चुनाव जारी हो गया है। तो इसका पैनल अभी अपने 2 पैनल पे चुनाव लड़ा जा रहा है, 2 मुहर यहाँ पे लगना है कि देखना यह है कि अब चुनाव में कौन जीतता है और कौन इसमें आगे आता है। जी, परिवहन व्यवसायियों को उनका रोजगार अब वापस मिला है काफी समय के बाद, क्या कुछ कहना है उनका, क्योंकि काफी खुशी का वक्त होगा उनके लिए? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 3000 ट्रकें यहाँ पे जैसे हैं, तो मैं उनके 3000 ट्रकों के 3000 ड्राइवर चालक हैं और उनके 3000 हेल्पर हैं। तो ऐसे मतलब लाखों की तादाद में इनके परिवार की संख्या हो जाती है। तो जब इनकी रोजी रोटी पे आ जाती है तो दिक्कतों का सामना बहुत करना पड़ता है। जब ये बंद हो गया था परिवहन संघ, तो सबके चेहरे उतरे हुए थे और बहुत परेशानी देखना पड़ता था। जब यहाँ पे बीपीएस बस्तर परिवहन संघ फिर से चालू हुआ तो जश्न का माहौल बना हुआ था, पटाखे फोड़े गए, आतिशबाजी हुआ, उसके बाद यहाँ पे चेहरे सभी के खुले। जैसे कि यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ से बस्तर से जो है लोहा है, किरंदुल एनएमडीसी से जो परिवहन होता है वो 12 महीना यहाँ से परिवहन होता है। यहाँ से रायपुर और विशाखापट्टनम एक्सपोर्ट होता है और इसकी काम कभी नहीं रुकती। तो यहाँ के जो ट्रक मालिक हैं, संचालक हैं, ड्राइवर हैं, ये हर वक्त खुश में रहते हैं। तो यहाँ से जगह में अगर बंद हो जाता है तो इनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जैसे ट्रक
मालिक हैं उनको फाइनेंस कंडीशन में गाड़ी रहती है तो किस्त पटाने में भी दिक्कत आता है, बहुत सारे परेशानी आती है। तो अब जब यहाँ चालू हो गए हैं और सही तरीके से जब चल रहा है तो सबके चेहरे खिले हुए हैं। अब देखना ये है कि नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन बनते हैं। ऐश्वर्या, जब ये व्यवसाय बंद हो गया था उस दौरान जो लोग इससे जुड़े थे, जिनका रोजगार छिना, उन्होंने अपना जीवन यापन किस प्रकार किया? जी, मैं आपको बताना चाहूँ, बस्तर परिवहन संघ में पुकार होता है। पुकार होने के बाद यहाँ से पर्ची कटा जाता है, उसके बाद ये गाड़ी लोडिंग में भेजा जाता है। जब यहाँ पे बस्तर परिवहन संघ में ताला झड़ दिया गया था तो उसके पहले जब इन्होंने जो यहाँ के चालक मालक थे, जो इन लोगों ने अलग से अपने अपने से जितने हो सकता है अपने पहुंच के हिसाब से इन्होंने काम ढूंढने का कोशिश करते थे और काम ढूंढ के ये अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन जिस तरीके से बस्तर परिवहन संघ इन लोगों को संचालित करता था उस तरह से ये नहीं चल पाते थे, कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। क्योंकि मैं आपको बता दूं, बस्तर परिवहन संघ से जो गाड़ियां चलती है तो पूरी जवाबदारी बस्तर परिवहन संघ की होती है, चाहे वो आर्थिक स्थिति से हो या एक्सीडेंट हो या पुलिस विभाग की हो, खनिज विभाग की हो, कोई भी किसी भी तरह का कोई परेशानी अगर आता है तो बस्तर परिवहन संघ ही उसको आह्वान करता है। इस बीच में अगर कोई भी गाड़ी की एक्सीडेंट भी हो जाती है, पलट जाती है, किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो बस्तर परिवहन संघ एकजुट होकर सबकी उसमें पैसा कलेक्शन कर उनको दिया जाता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, बस्तर परिवहन संघ की तरफ से एम्बुलेंस भी सुविधा भी चलाया जाता है। एम्बुलेंस सुविधा भी शहर वालों को दिया जाता है, निम्न पैसों के हिसाब से दिया जाता है, कम रुपए में दिया जाता है। और ऐसे बहुत सारे सेवाएं बीपीएस हर जगह खड़े भी रहती है, हर परेशानी में आती है। चुनाव के समय अंदरूनी क्षेत्रों से जब वोटरों को लाना, चुनाव प्रचार में जाना, ऐसे बहुत सारे कामों में बस्तर परिवहन संघ आगे आके खड़े होती है। जी, शुक्रिया ऐश्वर्या, ज़्यादा जानकारी देने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल आपको बता दें कि राजधानी लाइव स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें ANB न्यूज़। नमस्कार।